हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि परमाणु की संरचना को समझने के लिए हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब हमारे पास में जो अंतिम मॉडल है वो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। देखिए, सन 1913 में हाइड्रोजन की संरचना तथा उसकी स्पेक्ट्रम को समझने के लिए नील्स बोर ने तर्क संगत क्या की व्याख्या की थी। उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, एक परमाणु मॉडल दिया जिसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इनके अनुसार देखो कई प्रकार की बातें बताई गई। उनमें से पहला पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर उपस्थित होते हैं, परमाणु के चारों ओर उपस्थित होते हैं, चारों ओर विभिन्न कक्षों में चक्कर लगा रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल की, हम देख रहे हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। देखिए, नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम को समझने के लिए तर्क संगत व्याख्या की थी नील्स बोर ने। फिर इसके बाद भी इन्होंने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इनके अनुसार पहली बात क्या है, इनके अनुसार पहली बात यह है कि जो परमाणु का केंद्रक होता है उसमें क्या होता है, नाभिक होता है, और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है एक नाभिक में ही उपस्थित होता है। यानी इनके अनुसार परमाणु के केंद्रक में नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। अतः परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रक में होता है, केंद्र में होता है। केंद्र में क्या है, नाभिक है। ठीक है, तो परमाणु का जो केंद्र है वह नाभिक है, उसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कही उन्होंने कि परमाणु जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिनमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिनमें चक्कर लगाते हैं उन्हें कक्षा कहते हैं, कोश कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, आपको दो बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है कि पहली बात तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश जो है, संपूर्ण द्रव्यमान जो है केंद्रक में होता है। दूसरी बात कि परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु है, इसमें केंद्र का है, नाभिक में है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वो कहाँ चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये केंद्र में नाभिक हो गया, ये इसकी कक्षाएं हो गई। ठीक है, इन कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब इन कक्षाएं में कितनी कक्षाएं होती हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, परमाणु का जो केंद्रक है इसमें नाभिक है, जिसमें पहली कक्षा हम ये बना देते हैं। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। देखिए, परमाणु के केंद्रक में नाभिक होता है, ये है नाभिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाते हैं उनको कक्षाएं कहते हैं। यानी ये क्या है, कक्षाएं, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्बिट, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये कक्षाएं जो होती हैं, जो पहली कक्षा होती है इसमें उसको बोला जाता है के, दूसरी जो कक्षा होती है उसको बोला जाता है एल, तीसरी को एम और चौथी को एन। यानी तीसरा जो पॉइंट है हमारा ये आ सकता है कि जो कक्षाएं होती है उनमें जो प्रथम कक्षा होती है उसको बोलते हैं के, दूसरी कक्षा को एल, तीसरी को एम और चौथी को बोलते हैं एन। और इन्हें मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4 से निरूपित भी किया जा सकता है। देखिए, जो पहली कक्षा होती है 1, ठीक है, अगर हम इसको माने n बराबर 1, इसको क्या मान सकते हैं, n बराबर 1, यानी n जो होती है पहली कक्षा होती है।
n बराबर 2 मतलब दूसरी कक्षा हो गई, n बराबर 3 मतलब तीसरी कक्षा हो गई, n बराबर मतलब चौथी कक्षा हो गई। जो पहली कक्षा होती है उसको k कहते हैं, दूसरी को l कहते हैं, तीसरी को m कहते हैं, चौथी को n कहते हैं। ठीक है, अब जो पहली कक्षा होती है इसके अंदर जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। अभी कैसे निकालते हैं? देखिए हमारे पास में एक सूत्र होता है 2n का स्क्वायर। क्या होता है? 2n का स्क्वायर। तो ये जो n होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। जैसे n बराबर अगर हम 1 माने, यानी पहली कक्षा के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें कितने होते हैं? तो 2 का 2 n 1 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 गुणा 1 कितना होता है? 2। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में पहली कक्षा होती है इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यदि हम n बराबर कितना माने? 2 माने, तो 2n स्क्वायर से सूत्र निकलता है 2 गुणा 2 का स्क्वायर। 2 दूनी होता है 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी होता है 8। यानी जो दूसरी कक्षा होती है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है 2n स्क्वायर सूत्र से। ठीक है, इसी प्रकार यदि 2n स्क्वायर n बराबर 3 माने तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 2 18। जो तीसरी कक्षा होती है वो होती है 18। इसी प्रकार यदि n बराबर 4 माने तो 2 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। यानी हम कह सकते हैं के एल एम एन पहले में 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, तीसरी में इसका जोड़ा होता है ना, 8 8 के 2 जोड़े होते हैं। फिर हमने निकाला 18 18 के, फिर निकाला हमने 32 32 के। ठीक है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32 होते हैं। ये हमने यहाँ पर 2n स्क्वायर सूत्र से निकाल लिया, जिसे हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम लिखना चाहे तो हम यहाँ पर देख लीजिए, ये परमाणु है, इसके केंद्र में नाभिक है। जो सर्वप्रथम पहली कक्षा होती है उसको बोलते हैं के, यानी 1 बोलते हैं, उसको बोलते हैं दूसरी कक्षा को l, तीसरे को बोलते हैं m और चौथी को बोलते हैं n। के होती है उसको माना जाता है 1, l को 2, m को 3 और n को माना जाता है 4। इसका जो निकालने का फॉर्मूला होता है के एल एम एन 1 2 3 4 2n स्क्वायर होता है। यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को, तीसरी कक्षा में और चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर ये बात बता देता हूँ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पर कोई तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी गति से इन कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए जो परमाणु होता है अगर बाहर से क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। अगर परमाणु जो है बाहर से क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो ऊर्जा के अवशोषण करने के फलस्वरूप ये क्या करता है? उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, फलस्वरूप एक रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण हो जाता है। और यदि मान लीजिए परमाणु बाहर से क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करने के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के निम्न स्तर में चले आते हैं, जिससे भी रैखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। तो ये थी बात नील्स बोर के परमाणु मॉडल की। समरी के रूप में आप दोबारा से देख लीजिए कि नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम और उसको तर्क संगत व्याख्या करता है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार पहली बात यह थी कि परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान है परमाणु के केंद्रक नाभिक में होता है। दूसरी, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कक्षाओं में वृत्ताकार पथ जो होते हैं, ऊर्जा स्तर जो होते हैं, ऑर्बिट जो होते हैं उनमें चक्कर लगाते हैं। उन कक्षाओं को मुख्य रूप से के एल एम एन कहते हैं, जिन्हें 1 2 3 4 भी कह सकते हैं। 2n स्क्वायर से इसका सूत्र निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं उनमें कोई प्रकार का विशेष प्रकार से ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रख लीजिएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा का जो मान होता है वो भी बढ़ता जाता है। यानी पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, तो यहाँ पर जो ऊर्जा का मान है सबसे कम माना जाता है। तो जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे कक्षाएं भी बढ़ती जाती है, तो फलस्वरूप ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। यानी n बराबर 1 में ऊर्जा सबसे कम, n बराबर 2 में ऊर्जा उससे थोड़ी ज़्यादा, n बराबर 3 में ऊर्जा और भी ज़्यादा होती है, n बराबर 4 में क्या होती है? ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर एक मुख्य बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग का मान होता है हमारे पास में यहाँ पर होता है mvr बराबर
NH/2π। यहाँ पर H जो होता है प्लांक स्थिरांक होता है। ठीक है, हमने बात की इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान होता है mvr बराबर NH/2π। यहाँ पर जो NH है उन्हीं कक्षाओं में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा जिनमें से क्या करेगा, कोणीय संवेग, यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें कोणीय संवेग का मान कितना होता है, NH/2π। तो ये था हमारे पास में बोर मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसको यहाँ पर जो कक्षाएं हमने समझी हैं उनका पूरी तरीके से हमने अध्ययन कर लिया है। और इसके बाद हम अगर बात करना चाहें कि नील्स बोर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से जो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संरचना को इन्होंने स्पष्ट कर दिया था। इसी तरीके से नील्स बोर का परमाणु मॉडल हमारे यहाँ पर पूरा होता है। धन्यवाद।